तो आएगा यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए कि इस चैप्टर का जो नाम है, इस नाम का अपन समझते हैं कि भाई क्या कहना चाहता है ये। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही यहां पर कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो लाइट के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। अब देखना कि लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो ये होगा क्या, कैसे होगा, इसके अंदर अपन इसको देखते हैं। तो देखना भाई कि अपने पास में ये एक आगे मेटल सरफेस है, ये मेटल की प्लेट है। अब क्या होता है कि मेटल प्लेट है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसके अंदर रैंडम मोशन कर रहे होंगे। तो यहां पर ये आगे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने इस पर एक लाइट सोर्स से, ये अपने पास में आएगा लाइट सोर्स, जैसे अपन ने लाइट सोर्स को ऑन किया तो यहाँ पर लाइट एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये लाइट एनर्जी इस मेटल प्लेट पर गिरेगी तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इनको इमिट करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर आना स्टार्ट हो गए। फिर जैसे ही मैं इन इलेक्ट्रॉनों को किसी पोटेंशियल डिफरेंस में लेके गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इस डायरेक्शन में, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, होगा नहीं होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर अब इस रीजन में एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ये होगा करंट आई। हुआ ऐसा, मतलब ये है कि लाइट के गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, इलेक्ट्रॉन गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और यहाँ करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, हो गया। तो लाइट के गिरने की वजह से करंट का फ्लो, लाइट के गिरने की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है, हो रहा है ऐसा इसके अंदर। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो ये चैप्टर अपन पढ़ेंगे अब, इस चैप्टर के अंदर हम इसी प्रोसेस को पढ़ेंगे डिटेल में। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो करंट का फ्लो है वो किस तरह से वेरी करेगा लाइट की फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब चेंज करने पर। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि सबसे पहले बात देखते हैं कि ये जो अपने पास मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन करते करते क्या अपने आप बाहर आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, है ना। भाई क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता हुआ बाहर आना भी चाहे तो भी क्या होगा कि भाई मेटल सरफेस शुरुआत में तो है न्यूट्रल, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना है वहां पर नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से वो सरफेस हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज सरफेस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अगेन अट्रैक्ट कर लेगी, कर लेगी। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बाउंडेड कंडीशन में हो, बाहर नहीं आ सकता। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता तो क्या करना पड़ेगा कि अपने को उसे कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ जाए। ठीक है, तो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होगी जिसको लेकर इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोल देंगे, वर्क फंक्शन कह देंगे। तो यहां पर आएगा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी जिसको लेकर इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाए, उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हमने अगर हमने मेटल सरफेस को एनर्जी प्रोवाइड करी और अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुई तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा। अगर उसके इक्वल हुई तो बाहर आ जाएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा, आ सकता है। और अगर उससे ज्यादा हुई तो आएगा। ठीक है ना। तो क्या होता है कि भाई जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है सरफेस से तो हमें उसको वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, उससे कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अब देखिए कि वर्क फंक्शन को हम और डिफाइन करते हैं कि भाई अगर मैं यहां पर मेटल प्लेट को अगर चेंज कर दूं, पहले आयरन का था, कॉपर ले लिया, कुछ और ले लिया,
तो क्या होता है कि मेटल प्लेट को अगर चेंज कर देंगे तो चेंज करने पर उसके अंदर प्रेजेंट जो नंबर ऑफ आयन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सब भी चेंज हो जाएंगे। और चेंज होने पर अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये है कि अब उस इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी चेंज हो गई ऐसा। मतलब ये है कि उसका वर्क फंक्शन भी चेंज हो गया, हो जाएगा। मतलब ये है कि भाई अपने पास में जो वर्क फंक्शन आ रहा है ये मेटल की प्रॉपर्टी है, और अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन भी अलग अलग ही होगा होगा तो देखना कि जो सबसे कम वर्क फंक्शन अभी तक अपने को मिला है, मिनिमम वर्क फंक्शन, ये सीजियम का होता है, और ये होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब मैक्सिमम वर्क फंक्शन है ये होता है प्लेटिनम का, ये होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीजियम में अगर हम इससे कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, और प्लेटिनम में इससे कम पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आएगी वर्क फंक्शन वाली? अरे आएगी नहीं? ठीक है ना। तो इससे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, ये तो अपने को देनी ही पड़ेगी उसको एनर्जी। अब दूसरी बात यह है कि भाई यहां पर अपन ने सरफेस को एनर्जी प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो वो एनर्जी को लेकर ही आ रहा है, तो एनर्जी प्रोवाइड करने के तरीके भी अलग अलग ही होंगे। ठीक है। तो हमने किस तरह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करी है उसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन यहां पर डिफरेंट टाइप का होगा। वो कैसे होगा देखना। तो आएगा यहां पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन में पहला जो आएगा इसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन। और देखिए थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है कि अपने पास में ये आ गई एक मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस के अंदर प्रेजेंट होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें रैंडम मोशन कर रहे होंगे। अब अगर मैंने इसको हीट अप करना स्टार्ट कर दिया, इसको मैंने यहां से थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो जो इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी को लेंगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे और सरफेस से बाहर आ जाएंगे ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना, यहां से इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम टेम्परेचर देकर इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहे हैं तो इस तरह के इमिशन को हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। क्या बोल देंगे? थर्मियोनिक इमिशन कह देंगे। बात समझ में आ गई इसी। दूसरा आएगा इसके अंदर, सेकेंड टाइप आएगा जिसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन। अब फील्ड का मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है। ठीक। तो देखना होगा कि फील्ड इमिशन में अपने पास में यहां पर ये आ गई एक मेटल प्लेट आ गई। इस मेटल प्लेट के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने इस मेटल प्लेट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो यहां पर लगा हुआ है हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो क्या होता है नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहां पर जो फोर्स होगा एफ का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तो फोर्स भी हाई होगा, है ना। तो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फोर्स काफी ज्यादा होगा तो काफी तेजी से मूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते करते इसे बाहर निकलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस से बाहर निकल रहा है तो इस तरह के इमिशन को हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन कह देंगे। ठीक है। और यहां पर देखा गया है कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड फील्ड होता है वो 10⁻6 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का होना चाहिए, जो काफी हाई होता है। ठीक है। अब तीसरा आएगा इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में भी देखना कि अपने पास में आ गई एक मेटल सरफेस। अब मेटल सरफेस के अंदर प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ये आ गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही मैंने यहां पर इस मेटल सरफेस के ऊपर एक लाइट सोर्स से लाइट एनर्जी गिराई तो यहां पर अपन लगाया एक लाइट सोर्स। ठीक है। लाइट सोर्स लगाया तो यहां पर इसको ऑन करते ही ये यहां से लाइट एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो गई।
तो देखा गया कि जैसे ही लाइट एनर्जी इसके ऊपर गिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो गया। तो अगर लाइट के गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, तो इस तरह के इमिशन को हम बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कह देंगे। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली तीन टाइप के इमिशन होते हैं, थर्मियोनिक इमिशन ड्यू टू टेम्परेचर, फील्ड इमिशन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड तीसरा हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब ड्यू टू लाइट। इसको हम बोलते हैं तीन टाइप के इमिशन आ गए। अब इनमें से ये अपने काम के नहीं है, ये अपना काम का है, फील्ड इमेज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अपने पास में ये लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इसी को अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, ये कैसे हो रहा है ना। अब देखना भाई कि जो लाइट है, लाइट तो वेव होती है, इसे पहले पता था, है ना। पहले ऐसा कंफ्यूजन था कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, क्या है। ठीक है, फिर क्या था, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल होता है, सबको पता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है, जो पार्टिकल है, तो पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए कोई दूसरा पार्टिकल चाहिए, तभी बाहर निकलेगा वो, है ना। क्योंकि क्या होता है कि पार्टिकल तो पार्टिकल के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है, और वेव वेव के साथ कर सकती है इंटरेक्शन, है ना। तो यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है जो कि एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए कोई दूसरे पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ये है कि ये जो लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स को ऑन करते ही यहां से जो एनर्जी बाहर निकल रही है, इस एनर्जी में जरूर कोई ना कोई पार्टिकल होगा। उस पार्टिकल की वजह से ही ये दूसरा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से बाहर निकल रहा है। ठीक है ना। तो लाइट के इस पार्टिकल नेचर को समझाने के लिए क्वांटम थ्योरी यूज की गई थी, और वहां से यूज किया गया था फोटोन। ठीक है, तो फोटोन नाम का एक टर्म आएगा इसके अंदर, और उस फोटोन से ही यहां पर हम लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करेंगे। कैसे, देखना। तो आएगा यहां पर फोटोन, फोटोन देखना भाई, फोटोन। तो हमने यहां पर लिया एक मेटल प्लेट, तो यह कि मेटल प्लेट, इस मेटल प्लेट के अंदर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये रहे, यहाँ भी ऐसे हैं। अब क्या होता है कि जिसके ऊपर हमने लगाया एक लाइट सोर्स, तो ये अगेन जैसा अपन ने वहां पर किया था, तो यहाँ पर ये आ गया एक लाइट सोर्स। अब जैसे ही अपन लाइट सोर्स को ऑन किया, तो लाइट सोर्स ऑन करते ही यहां से ये लाइट एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो गई, तो ये आ गई लाइट एनर्जी। ऐसा लाइट एनर्जी आ रही है, सरफेस पर गिर रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो इस टर्म को समझाने के लिए ऐसा बोला गया कि भाई ये जो लाइट एनर्जी आ रही है, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी है लाइट की। तो इस एनर्जी में से स्मॉल स्मॉल पैकेट बन रहे हैं एनर्जी के। मतलब कि ये जो एनर्जी आ रही है, तो इतने एरिया में जो एनर्जी होगी ये वाली, इस एनर्जी का यहाँ पर एक पैकेट बन गया, यहाँ पर इतने एरिया में जो एनर्जी होगी उसका भी एक पैकेट बन गया, यहाँ पर इतने एरिया में जो एनर्जी होगी उसका भी पैकेट बन गया। तो जब तक यहाँ पर लाइट सोर्स से लाइट एनर्जी आती जा रही है, तो उस एनर्जी के यहाँ पर स्मॉल स्मॉल पैकेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि ये जो एनर्जी का पैकेट है, ये इस इलेक्ट्रॉन पर आकर इंसिडेंट हो जाएगा, ये एनर्जी का पैकेट भी इलेक्ट्रॉन पर आकर इंसिडेंट हो जाएगा, ये भी यहाँ पे इस पे इंसिडेंट हुआ। तो क्या हुआ कि इस एनर्जी के पैकेट ने अपनी 100% एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। तो जैसे ही ये वाला एनर्जी का पैकेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी 100% एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर अपनी एनर्जी को बढ़ा लेगा। और अगर ये एनर्जी इस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाएगा। ऐसा तो क्या हुआ कि इस एनर्जी के पैकेट को लेकर इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो गया। तो ये जो एनर्जी के पैकेट आ रहे हैं, इन सभी एनर्जी के पैकेट को नाम दिया गया फोटोन। क्या बोला गया, फोटॉन्स कहा गया। ठीक है, तो ये सभी के सभी एनर्जी के पैकेट यहां पर फोटोन कहलाएंगे। तो ये रहा, तो इनको हम बोलते हैं फोटोन। तो जब भी किसी भी लाइट सोर्स को हम ऑन करते हैं, तो लाइट सोर्स से लाइट एनर्जी बाहर निकलती है, उस लाइट एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को लेगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा, और यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, इन्हीं को हम फोटोन कहते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखना कि लाइट एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स को ही हम फोटोन कहते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन या आयंस के फोर्स के इस कारण बाउंडेड कंडीशन में है। तो इन सभी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोटोन गिरेगा तो ये फोटोन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी 100% एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री मूव कर रहे हैं इस मेटल के अंदर, लेकिन ये बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के फोर्स से बाउंडेड है। इस वजह से इन सभी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोटोन गिरेगा तो अपनी 100% एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ गया, तो ये कहलाएंगे फोटॉन्स। अब देखा गया कि भाई जैसे ही हमने इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, पहले फ्रीक्वेंसी कुछ थी, बाद में मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर देखा गया कि ये जो पैकेट बन रहा है एनर्जी के, इनकी एनर्जी भी बढ़ गई, मतलब फोटोन की एनर्जी भी बढ़ गई। और अगर मैं यहाँ पर इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा तो कम करने पर जो पैकेट की एनर्जी है वो भी पहले से कम हो जाएगी, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन भी कम हो जाएगी। मतलब ऐसा है कि जो फोटोन की एनर्जी है तो एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक कांस्टेंट इस साइन को हटाने के लिए, तो बन जाएगा यहाँ पर से कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू हो जाएगा एच न्यू। तो ये फॉर्मूला होता है फोटोन की एनर्जी का, जहां पर एच होगा कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं ऐसा। तो यहाँ पर एच है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड होती है इसका, है ना। तो ये जाएगा यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर एच न्यू। दूसरी बात कि भाई न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है सी अपॉन लेमडा, होगा ऐसा। तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू जाएगा एच सी अपॉन लेमडा, होगा ऐसा। जहां पर सी तो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा ये हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, अब देखिए भैया कि यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के अंदर h कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट और लैम्डा तो वेरिएबल है। तो अगर मैं यहाँ पर h और c दोनों की वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दूं तो अब ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू हो जाएगा 12400 अपॉन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का, और इस फॉर्मूले के अंदर जो लैम्डा है ये रखा जाएगा एंगस्ट्रॉम में, और जो एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि इस वाले फॉर्मूले में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखा जाएगा और आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछते हैं कि भाई जो एनर्जी है फोटोन की वो जूल में कितनी है। अब आप जब यहां से निकालोगे तो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको फाइंड किस में करना है, जूल में करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, हो जाएगा ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दें, और अगर जूल को करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डिवाइड कर देंगे ना भाई, है ना। साथ में आएगा यहाँ पर कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है सबको पता है, 10⁻⁻10 मीटर, या 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम में कितना होगा 10 एंगस्ट्रॉम, हो जाएगा ना भाई। 1 नैनोमीटर होता है 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। तो कुछ कन्वर्जन है जो आपको याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, है ना। अब ये तो हुआ फोटोन की एनर्जी। अब फोटोन की एनर्जी आ चुकी है अपने पास में। फोटोन तो पार्टिकल है लाइट का, पार्टिकल होगा तो इस पर कुछ ना कुछ मास भी होना चाहिए, होगा ना भाई। पार्टिकल का मास होता है क्या, ये पार्टिकल है क्या, इसका मास है क्या, है ना। ये फोटोन भी क्या है, पार्टिकल है, इसके पास भी मास होगा। देखते हैं यहाँ पर मास ऑफ फोटोन कितना है। मास ऑफ फोटोन, तो फोटोन का मास निकालने के लिए भाई एनर्जी का पता है अपने को कि एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लेमडा। आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, कहा था ना, आपने सुना था क्या। हाँ, तो ई इक्वल टू जाएगा एम सी स्क्वायर, हो जाएगा ऐसा। सी से सी कैंसल, बताइए एम इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन सी लेमडा, बन गया ऐसा।
एच और सी तो कांस्टेंट है यहाँ पर, बताइए एम प्रोपोर्शनल टू 1/λ, मतलब जिस लाइट सोर्स की वेवलेंथ कम होगी उसके फोटोन का मास ज्यादा होगा, होगा ना ऐसा। तो बन जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा फोटोन का मास का फॉर्मूला, मास इक्वल टू h/c λ। एक और बात है कि अगर फोटोन रेस्ट कंडीशन में है तो फिर उसका मास कितना होगा, 0 हो जाएगा। फोटोन अगर रेस्ट कंडीशन में है मतलब फोटोन तो वहां से बाहर आया ही नहीं लाइट सोर्स से, ठीक है ना। जब लाइट सोर्स से बाहर नहीं आया तो उस कंडीशन में उसका रेस्ट मास हम मान लेंगे 0 के इक्वल। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 0। ठीक, अब फोटोन का मास आ गया, फोटोन की एनर्जी भी आ गई। अब मास है इसके पास में, तो जब भी कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होता है तो मूविंग कंडीशन में उसके पास में कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा, ठीक है ना। तो आएगा लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, देखिए मोमेंटम के अंदर आएगा इस तरह से कि मोमेंटम p या एनर्जी E इक्वल टू होता है mc²। अब mc² को हम m इंटू सी ऐसा कर लें, m इंटू सी इक्वल टू जाता है मोमेंटम, होता है क्या, होता है ना भाई। तो m इंटू सी करेंगे तो m इंटू सी तो हो जाएगा मोमेंटम, साथ में आ जाएगा c। तो यहां से देखना भाई कि मोमेंटम p बराबर हो जाएगा E/c, हो गया। तो अगर आपको फोटोन की एनर्जी दी जाए और आपसे उसका मोमेंटम पूछे तो मोमेंटम p इक्वल टू E/c से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। एक तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। एक होता है कि अगर आपको यहाँ पर एनर्जी ना देकर आपको बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही है या वेवलेंथ इतनी आ रही है, तो उस केस में अपने को दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो आएगा ऐसा कि भाई एनर्जी E इक्वल टू हो जाएगा hc/λ। उससे आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो बन जाएगा मोमेंटम p इक्वल्स टू E बराबर hc/λ, c से c कैंसल, तो p इक्वल्स टू हो जाएगा h/λ। ये आ गया, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम फोटोन का मोमेंटम भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटोन क्या है, क्या है फोटोन, एनर्जी का पैकेट है, ठीक है। इसकी एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, एच न्यू या hc/λ या 12400/λ। फोटोन का मास m इक्वल टू कितना हो जाएगा h/c λ, और मोमेंटम कितना हो जाएगा E/c या h/λ, बन जाएगा ऐसा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चन है तो लिखे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन करने पर ही फिर आगे वाले क्वेश्चन अपने बनेंगे ना। एक बार ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। लिखिए भाई, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन emitted by emitted by light radiation of wavelength, emitted by light radiation of wavelength 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। कितना आ रहा है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है सभी का। देखिए भाई क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है कि वेवलेंथ तो है 400 नैनोमीटर, आपको निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला यह आएगा 12400/λ। अब इस वाले फॉर्मूले में जो लेमडा होता है ये तो आता है एंगस्ट्रॉम में, ये आपको दिया हुआ नैनोमीटर में, कन्वर्ट कर लें इसको, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना तो आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से बन जाएगा भाई कि एनर्जी ऑफ फोटोन 12400/4000, तो कितना 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई इस फोटोन की एनर्जी जूल में निकालो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसा, है ना। एक क्वेश्चन और लिखें, फाइंड आउट द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन,
फाइंड आउट द linear momentum of photon having energy 1 mega electron volt, having energy 1 mega electron volt. Having energy 1 mega electron volt. माइनस, देखिए भाई आंसर आपके पास दिया हुआ है, एनर्जी दी गई है, आपसे पूछा गया मोमेंटम, तो फॉर्मूला आएगा मोमेंटम P बराबर E अपॉन सी, तो बन जाएगा मोमेंटम P इक्वल टू होता है E अपॉन सी। अब देखिए कि यहाँ पर C स्पीड ऑफ लाइट ये आएगी मीटर पर सेकंड में, जो है एसआई यूनिट, और आपको दिया हुआ एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले किसमें, एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये हो जाएगा जूल में, ठीक है। अब आप फाइंड करें पी, मोमेंटम पी हो जाएगा यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन सी मतलब 3 इंटू 10⁸, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लें तो आ जाएगा यहाँ पर से 5.2 इंटू 10⁻22 आएगा भाई, है ना, हाँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हुआ अपने पास में कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए भाई आगे, तो ऐसे क्वेश्चन सब कर लेंगे क्या, कर लेंगे सभी, कोई डाउट है किसी को, अरे है क्या। अब देखना आगे आएगा यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, तो देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब इसका जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो आएगा इस तरह से कि भाई इंटेंसिटी को हम कैपिटल आई से शो करते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा ई अपॉन ए टी, तो ये तो आ गया इसका फॉर्मूला, ई अपॉन ए टी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, इंटेंसिटी कम करते हैं तो क्या कम होगा, फोटोन की एनर्जी कम होती है, या उसका नंबर ऑफ फोटोन कम होते हैं, क्या कम होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना, सबको पता है ऐसा। देखना भाई कि इसको एक बार समझते हैं जल्दी से। अपने पास में एक लाइट सोर्स है, ठीक है ना, इस लाइट सोर्स से अपन ऐसे इसको अपन ऑन किया, तो ऑन करने पर यहां से फोटोन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अभी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब यहां से निकलने वाले फोटोन की एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो मान लो कि अभी यहां से फोटोन बाहर निकल रहे हैं, तो एक फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है एक फोटोन की एनर्जी, और यहां से एक बार में केवल एक फोटोन तो बाहर निकलेगा नहीं, नंबर ऑफ फोटोन बाहर निकलते हैं एक साथ, तो मान लो कि अभी यहां से 100 फोटॉन्स पर सेकेंड बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइट सोर्स को चाहे यहां रखूं चाहे यहां रखूं चाहे कहीं और ले जाऊं, तो यहां पर से निकलने वाले फोटोन की एनर्जी तो अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी, और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड यहां पर 100 के इक्वल ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या हुआ कि मैंने यहां पर ये लाइट सोर्स लेकर इसको ऑन कर दिया, और ये आ गई सरफेस, तो सरफेस आ गई, तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो यहां से ये जो लाइट है वो इतने एरिया में जाकर गिर गई, ठीक है। एक टॉर्च है, टॉर्च के मैंने एक दीवार के सामने ऐसे आके जला दिया, ठीक है ना, तो यहां पर इससे जो निकलने वाली जो लाइट है वो इतने एरिया में जाकर इंसिडेंट हो गई। अब जब इतने एरिया में यहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब ये है कि यहां से निकलने वाले जो 100 फोटोन पर सेकेंड है वो इतने एरिया में गिर रहे हैं, ठीक है। अब 100 फोटोन गिर रहे हैं, एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 100 फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतने एरिया में अभी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट हो रही है, हो रहा है ऐसा। तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम,
तो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसका एरिया पर निकाल लेंगे और टाइम तो आ गया 1 सेकेंड। तो ये होता है इंटेंसिटी। ठीक है। अब अगर मैं इस लाइट सोर्स को, टॉर्च को दूर ले जाऊं सरफेस से, तो क्या होगा? एरिया बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या होता है, जैसे मैं इस लाइट सोर्स को इस सरफेस से दूर ले गया, 1 मिनट, बैटरी चेक करके आती है इसकी, है ना। फोटोन पर सेकंड यहाँ से बाहर निकले, तो 100 फोटोन पर सेकंड निकले, तो यहाँ पर इतने एरिया में एनर्जी गिर गई, तो उसकी इंटेंसिटी आ गई। ठीक है। अब जैसे मैं इस लाइट सोर्स को दूर लेके गया, तो लाइट सोर्स को दूर ले जाने पर अब इसका जो लाइट का जो एरिया है वो पहले से बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ कि दूर ले जाने पर अब ये जो लाइट है इतने बड़े एरिया में जाकर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। पहले तो यहां से 100 फोटोन्स पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे थे इसके ऊपर, इतने एरिया में। इसको जब जैसा हम दूर ले गए, तो दूर ले जाने पर अब यहां से निकलने वाले जो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड है वो तो कितने होंगे, अभी भी 100 ही होंगे। लेकिन अब ये 100 फोटोन पर सेकेंड इतने एरिया में न गिरकर इतने बड़े एरिया में इंसिडेंट हो रहे हैं, हो रहा है ऐसा। तो बताइए, जब मैं इसको दूर लेके गया, तो दूर ले जाने पर इतने छोटे एरिया में गिरने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पहले से कम हुए कि नहीं हुए? भाई 100 फोटोन तो इतने बड़े एरिया में गिर रहे हैं ना, तो इतने छोटे एरिया में गिरने वाले फोटोन के नंबर पहले से क्या हो गए, कम हो जाएंगे। जब यहाँ पर गिरने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स पहले से कम हो गए, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो गिरने वाली एनर्जी है वो भी पहले से कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो गई मतलब इंटेंसिटी भी अब कम हो गई, हो गया ऐसा।
तो क्या होता है कि जैसे ही हमने लाइट सोर्स और इस सरफेस के बीच में डिस्टेंस को वेरी किया, डिस्टेंस बढ़ाई, तो इतने एरिया में गिरने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स पहले से कम हो गए। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कम होने का मतलब ये है कि उन फोटोन की टोटल एनर्जी भी अब कम हो जाएगी और इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। हो जाएगा ऐसा। तो अगर मैं बात करूं कि भाई हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया है, ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ेंगे। अगर इंटेंसिटी कम हो रही है मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कम हो जाएंगे। क्या एक फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज आता है क्या? आता है क्या? अरे भाई लाइट सोर्स तो कांस्टेंट है ना, ये लाइट सोर्स कांस्टेंट है, मतलब इससे निकलने वाले एक फोटोन की एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर एक फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले थी तो बाद में कितनी रहेगी? वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी। केवल हमने डिस्टेंस को वेरी किया है, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड यहाँ पे गिरने वाले पहले से कम हो जाएंगे ऐसा। तो केवल और केवल नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड ही चेंज होते हैं, एक फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। तो इंटेंसिटी बढ़ रही है मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी कम हो रही है मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कम हो रहे हैं। बात समझ में आएगी? इतनी बात आई क्या समझ में? ठीक है ना। अब देखना कि यहाँ पर रिलेशन आता है इस तरह से कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, और प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ये 1/d²। मतलब डी होता है यहाँ पर इस लाइट सोर्स और सरफेस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी। अगर पहले डिस्टेंस यहाँ पर 1 मीटर है तो इंटेंसिटी आ रही है आई। अगर मैंने डिस्टेंस को 2 मीटर कर दिया तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I/4 हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा। तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे मतलब इंटेंसिटी कम हो जाएगी और डिस्टेंस कम करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर इंटेंसिटी I = E/A/T। अब इसके बाद आता है कि भाई आपसे पूछते हैं कई बार कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इंसिडेंट हो रहे हैं या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने आ रहे हैं ऐसा। ठीक है ना। तो उसके लिए हम देखते हैं, कुछ फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर। तो आएगा एनर्जी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी ऑफ रेडिएशन में देखना कि अपने पास में एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला आता है इस तरह से कि E = hc/λ। वो तो है एक फोटोन की एनर्जी। अगर अपने पास में ऐसे n नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा? Nhcλ बन जाएगा। देखना भाई कि अपने पास में यहाँ पर कैपिटल N ये है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, एन फोटोन की एनर्जी हो जाएगी Nhcλ। ये हो गई एन फोटोन की एनर्जी। अब क्या है कि आपको क्वेश्चन में देते हैं कि भाई एनर्जी इतनी है और लैम्डा इतना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट कितने हो रहे हैं। तो आपको एन निकालना है तो एन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर E λ/hc। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट का। अब इस फॉर्मूले के अंदर ई एनर्जी ये तो वेरिएबल होगा, लैम्डा वेवलेंथ ये भी वेरिएबल होगा, लेकिन एच और सी दोनों ही क्या यहाँ पर कांस्टेंट है। तो क्या होता है कि एच और सी की वैल्यू को हम यहाँ पर पहले से पुट कर देते हैं। तो 1/hc की वैल्यू ये आती है 5 × 10⁻25 24 है ना। तो बन जाएगा यहाँ से कि n हो जाएगा 5 × 10⁻24 और ई लैम्डा। तो ये फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट का। इस फॉर्मूले के अंदर ई तो हो जाएगा एनर्जी और लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ। और ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले में जो लैम्डा आएगा ये मीटर में रखना है। ठीक है ना। इस फॉर्मूले में लैम्डा मीटर में रखना है। जो ये फॉर्मूला था यहाँ पर बस में, इसमें क्या था? एंगस्ट्रॉम में आया था ठीक है ना। दूसरा आएगा इसके अंदर, ये तो है एनर्जी ऑफ रेडिएशन, दूसरा आएगा पावर ऑफ रेडिएशन। पावर ऑफ रेडिएशन। अब देखिए भाई कि पावर का फॉर्मूला होता है पावर P = एनर्जी अपॉन टाइम। ऐसा कर ले इसको, है ना। तो पावर इक्वल टू हो गया एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी का फॉर्मूला, एन फोटोन की एनर्जी अपने पास में आई थी यहाँ से Nhcλ। तो बन जाएगा यहाँ से कि एनर्जी तो बन जाएगा Nhcλ और साथ में आ गया टाइम T। अब देखना कि भाई आपको निकालना है यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो ये तो है नंबर ऑफ फोटॉन्स, टाइम आ गया। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, टाइम को हम कर देंगे पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड n/t, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर स्मॉल n।
ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ से कि n अपॉन टी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इक्वल टू बन जाएगा स्मॉल n। तो यही चेंज हम यहाँ भी कर देंगे, तो बन जाएगा भाई कि पावर इक्वल टू स्मॉल एन एच सी अपॉन लैम्डा। तो आपको निकालना यहाँ से स्मॉल n है, तो स्मॉल n इक्वल टू हो जाएगा p लैम्डा अपॉन एच सी। ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछे जाए तो आपको निकालना यहाँ से है p लैम्डा अपॉन एच सी। p हो जाएगा यहाँ पर पावर, लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ, और h और c दोनों कांस्टेंट। अगेन 1 अपॉन एच सी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, कितनी जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ से कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 24 p लैम्डा। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा होता है इसके अंदर कि अगर आपसे यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया पूछ लिया जाए, है ना, उसको निकालते हैं। तो आएगा वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इसमें देखना भाई कि फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी आई बराबर ई अपॉन ए टी। हो गया। अब एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है ये, तो ठीक है, तो बन जाएगा यहां से कि इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा पावर अपॉन एरिया भी कहलाएगा ये। अब इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा पावर अपॉन एरिया, और पावर P इक्वल टू होता है स्मॉल एन एच सी अपॉन लेमडा। तो बन जाएगा यहां से कि स्मॉल एन एच सी अपॉन लेमडा इंटू ए। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर एरिया कर लेंगे इसको, तो यहां से नया नाम आएगा भाई x लिख देंगे इसको, तो x हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी हो जाएगा एक्स एच सी अपॉन लेमडा, तो यहां से x आपको फाइंड आउट करना है, तो आई लेमडा अपॉन एच सी ये आएगा इसमें। इस फॉर्मूले के अंदर भी अगेन h और c तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो 1 अपॉन एच सी को लिख देंगे यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर 24। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 24 इंटू आई इंटू लेमडा। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया का। ध्यान रखना कि भाई इन तीनों फॉर्मूले के अंदर जो अपने पास लेमडा आ रहा है, तो ये लेमडा हमेशा अपने को मीटर में ही रखना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ ऐसा नहीं कि आपने इसको एंगस्ट्रॉम में कर दिया आपका आंसर नहीं आ पाएगा फिर। ठीक है, तो ये तो अपने पास में नंबर ऑफ फोटोन एंड ये सब की वैल्यू। ठीक, इसके बाद आएगा यहाँ पर रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। ये क्या होता है, तो देखना कि ये आ गया मेटल सरफेस आ गया अपने पास में। इस मेटल सरफेस के ऊपर यहाँ पर हमने लिया एक लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स को जैसा अपन ऑन करेंगे, तो ऑन करने पर यहाँ से फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। फोटोन के पास में होती है एनर्जी, होता है क्या ऐसा, फोटोन के पास में एनर्जी है, फोटोन के पास में मास भी होता है और मोमेंटम भी होता है क्या ऐसा। तो क्या हुआ, जैसे अपन ने यहाँ पर ये सरफेस के ऊपर लाइट सोर्स लाइट एनर्जी गिराई, मतलब यहाँ से फोटोन बाहर निकलना स्टार्ट होगा। फोटोन के पास में होता है मोमेंटम, तो ये फोटोन इस पर गिर गए। अब जैसे ही फोटोन इस सरफेस पर गिरेगा, तो फोटोन के पास जो मोमेंटम होगा वो इसको यहाँ पर ये ट्रांसफर कर देगा ऐसा, करेगा ना भाई। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो फोटोन प्रेजेंट है, ये फोटोन अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो जितने फोटोन इस पे गिरेंगे उतने फोटोन यहाँ से बाहर भी चले जाएंगे, वापस चल जाएंगे। तो क्या होता है कि फोटोन के मोमेंटम के कारण यहाँ पर भी मोमेंटम आ जाएगा। अब जितना मोमेंटम इसके ऊपर आ रहा है, तो वो मोमेंटम किस रेट से आ रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाता है फोर्स। क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। ठीक है ना, तो क्या होता है कि जब भी लाइट सोर्स से लाइट एनर्जी सरफेस पर गिरेगी, तो इस पे कुछ मोमेंटम ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर किस रेट से हो रहा है, तो वो कहलाएगा यहाँ पर फोर्स। अब ये जो फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है लाइट की वजह से, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेडिएशन फोर्स। क्या बोल देंगे,
रेडिएशन फोर्स कह देंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया कर लूं तो क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। तो कहलाएगा यहाँ पर ये रेडिएशन प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर रेडिएशन फोर्स कितना होगा, रेडिएशन प्रेशर कितना होगा। और यहाँ पर जो सरफेस है वो अपन दो तरह के लेंगे, एक तो लेंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, दूसरे लेंगे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। तो आएगा रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। पहला केस इसमें आता है व्हेन सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अब देखना भाई कि सरफेस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, मतलब यहां पर ये अपन ने बनाई एक सरफेस, ये रही। ठीक है, ये सरफेस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, तो यहां पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पर हमने लगाया लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स को ऑन किया तो यहां से लाइट एनर्जी बाहर निकली, फोटोन बाहर निकले। मान लो कि अभी यहां से n नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये n नंबर ऑफ फोटोन इस सरफेस पर जाकर इंसिडेंट हो गए। जब एक फोटोन का मोमेंटम होता है h अपॉन लैम्डा, तो n का कितना हो जाएगा, nh अपॉन लैम्डा बन जाएगा ऐसा। तो देखना भाई यहाँ पर इन फोटोन का इनिशियल मोमेंटम तो हो जाएगा nh अपॉन लैम्डा। अब अगर ये फोटोन इस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस कैसी है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। जितने फोटोन गिरे उतने फोटोन वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने वाले फोटोन को मैं यहाँ पर नीचे शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनका जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा ये भी हो जाएगा NH अपॉन लैम्डा। लेकिन मोमेंटम होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको अपन ने प्लस में लिया है तो ये माइनस में हो जाएगा ऐसा। तो बन जाएगा यहां से माइनस का NH अपॉन लैम्डा। अब देखना कि जो फोटोन जा रहा है, फोटोन वापस आ भी रहा है, तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है ना। तो आएगा यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन डेल्टा पी, ये हो जाएगा मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। फाइनल कितना आ रहा है, माइनस NH अपॉन लैम्डा, इनिशियल माइनस NH अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो बन जाएगा यहां से माइनस का 2NH अपॉन लैम्डा। ये तो हो रहा है फोटोन के मोमेंटम में चेंज। हमें क्या फोर्स निकालना है फोटोन का, किस पे निकालना है, सरफेस के ऊपर निकालना है ना। मतलब हम चाहते हैं कि सरफेस पर कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, अपन तो ये चाहते हैं, है ना। तो जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है फोटोन का, तो ये चेंज हुआ मोमेंटम कहाँ जाएगा, सरफेस पर जाएगा ऐसा। तो क्या होता है कि जितना मोमेंटम फोटोन का चेंज हो रहा है उतना ही मोमेंटम सरफेस पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, बस ये होता है कि यहाँ पर जो मोमेंटम ट्रांसफर किया जाएगा वो पॉजिटिव में होगा, तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ले लेंगे अपन इसका। ठीक है, तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम का हम ले लेंगे मैग्नीट्यूड, तो बन जाएगा 2NH अपॉन लैम्डा। तो इतना मोमेंटम सरफेस पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं रेडिएशन फोर्स। तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो बन जाएगा भाई कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा पी कितना आ रहा है, 2NH अपॉन लैम्डा, साथ में डेल्टा टी। अब n अपॉन टी, अगर डेल्टा टी को हम यहाँ पर 1 सेकेंड मान लें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड स्मॉल n होता है क्या ऐसा। तो बन जाएगा यहाँ से ये कि फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा 2 स्मॉल NH अपॉन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। अब इसको अपन यहाँ पर अगेन चेंज करते हैं, कैसे कि भाई स्मॉल n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का फॉर्मूला वहां देखो, ये रहा, कितना होता है पी लैम्डा अपॉन एच सी। तो बन जाएगा यहाँ से कि फोर्स F इक्वल टू 2H अपॉन लैम्डा, और n की जगह हो जाएगा पी लैम्डा अपॉन एच सी। एच से एच कैंसल और लैम्डा से लैम्डा कैंसल, तो फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा 2P अपॉन सी, ये आ गया। ठीक है, तो अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो उस केस में रेडिएशन फोर्स की वैल्यू आती है 2P अपॉन सी के इक्वल, जहां P क्या होता है, P क्या होता है, पावर होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब आएगा रेडिएशन प्रेशर। देखना भाई कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो आ गया 2P अपॉन सी, साथ में आ गया एरिया, तो ये होगा रेडिएशन प्रेशर। अब P अपॉन है
पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी होता है, ठीक है ना। तो पावर अपॉन हो जाएगा इंटेंसिटी, तो बन जाएगा यहाँ से कि प्रेशर इक्वल्स टू 2I अपॉन सी। तो ये होता है रेडिएशन प्रेशर व्हेन सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। सेकंड केस आएगा, अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो फिर क्या होगा। तो आएगा सेकंड केस, व्हेन सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। अब देखिए भाई कि सरफेस आ गई एब्जॉर्बिंग, तो यहां पर ये हमने सरफेस बनाई है और ये है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। अब देखो कि अगर सरफेस है एब्जॉर्बिंग, मतलब अगर n फोटोन उस पर इंसिडेंट हुए तो पावर कितना है, आएंगे क्या, नहीं आएंगे ना। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो जितने फोटोन इस पे इंसिडेंट होंगे उतने फोटोन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब बाहर एक फोटोन अब नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा यहाँ से कि ये n नंबर ऑफ फोटोन इस पे इंसिडेंट हुए तो इसका आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम, तो बन जाएगा NH अपॉन लैम्डा। बाहर कोई फोटोन नहीं आ रहा है तो फोटोन का फाइनल मोमेंटम ये हो जाएगा 0। हो गया ऐसा। तो यहां पर जैसा अपन ने स्टेप्स यहां पर ली थी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटोन बाकी सब, वो भी हम यहां पर करेंगे, ठीक है। तो आएगा कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन डेल्टा पी, ये हो जाएगा मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो फाइनल तो 0 है तो बन जाएगा यहां से माइनस NH अपॉन लैम्डा। तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन। हम चाहते हैं कि भाई इस सरफेस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो हम सरफेस पर कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो चाहते हैं। तो वो हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे अपन। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन का मैग्नीट्यूड लेंगे तो बन जाएगा यहाँ से NH अपॉन लेमडा। इतना मोमेंटम सरफेस को ट्रांसफर किया गया है, आपको निकालना है फोर्स, तो F इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो बन जाएगा NH अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा T। अब जो n अपॉन डेल्टा टी है इसको लिख देंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो बन जाएगा यहाँ से स्मॉल एन एच अपॉन लेमडा, और स्मॉल एन की वैल्यू अगेन पी लेमडा अपॉन एच सी यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो बन जाएगा यहाँ से कि एफ इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन लेमडा, और यहाँ पी लेमडा अपॉन एच सी, एच लेमडा से लेमडा एच से कैंसल, तो एफ हो जाएगा यहाँ से पी अपॉन सी, ठीक है। तो पहले वाले केस में जो फोर्स आया था कितना था, ये 2p अपॉन सी, यहाँ कितना आ रहा है p अपॉन सी आ रहा है बस, है ना। तो उसका जस्ट हाफ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आएगा रेडिएशन फोर्स इक्वल्स टू पावर अपॉन सी हो जाएगा। अब आएगा रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर कितना होगा इसके अंदर, तो देखते हैं यहाँ पर भाई रेडिएशन प्रेशर इक्वल्स टू बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो है P अपॉन सी, साथ में आएगा एरिया, और P अपॉन ए को हम लिख देंगे यहाँ पर इंटेंसिटी, तो I अपॉन सी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके अभी काम आएंगे क्वेश्चन करने में, इन पर क्वेश्चन कभी कभार आ भी जाते हैं, और है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, या नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, या रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, सरफेस कौन सी हो, रिफ्लेक्टिंग हो या एब्जॉर्बिंग हो, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं अपन, तो क्वेश्चन लिखिए। लिखिए भाई, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज is produced by a laser, is produced by a laser, produced by a laser. The power emitted is
द पावर इमिटेड इज 2 into 10 की पावर -3 watt. The power emitted is 2 into 10 की पावर -3 watt. Find out the number of photons. Find out the number of photons emitted per second. Number of photons emitted per second. Find out the number of photons emitted per second. क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 6 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज और पावर आपको दी गई है 2 into 10 की पावर -3 वॉट. आपको निकाला नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितना है. आया आंसर. भाई नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला होता है 5 into 10 की पावर 24 पी लैम्डा. होता है क्या ऐसा. अब यहाँ पर पी तो हो जाएगा पावर और लैम्डा. लैम्डा तो वेवलेंथ होती है ना भाई. अरे होती है ना. आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर. फ्रीक्वेंसी दी गई है तो इसको कन्वर्ट कर लें बस. ठीक है ना. तो आएगा यहाँ से कि एन इक्वल टू जाएगा ठीक है सी अपॉन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. बस आपको सब वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपको उसको इसमें पुट करना है. ठीक है ना. तो एन इक्वल टू आएगा 5 into 10 की पावर 24 इंटू पावर दी गई है 2 into 10 की पावर 3 इंटू सी 3 into 10 की पावर 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी दी गई है 6 into 10 की पावर 14. सोल्व कर लें यहाँ पर 2 into 3 6 6 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. तो एन इक्वल टू हो जाएगा 5 into 10 की पावर ये 14 ऊपर जाएगा 10 10 -3 7 7 और 8 15. ठीक है. इसका आंसर आएगा इतना. फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. मैंने आपको लिखवाया था अभी है ना. एक क्वेश्चन और लिखे. लिखिए भाई. लिखा है. लिखो. अ 200 watt a 200 watt a 200 watt street lamp a 200 watt street lamp emits emits yellow light of frequency yeah, emits yellow light of wavelength 0.6 micrometer. Yellow light of wavelength 0.6 micrometer. Assuming it to be assuming it to be 25% efficient. Assuming it to be 25% efficient, converting electrical energy to light. Converting electrical energy to light. Then find number of photons emitted per second. Then find number of photons emitted per second. पावर आपको दी गई है यहाँ पर 200 वॉट. लैम्डा आपको दिया गया है 0.6 माइक्रोमीटर. एफिशिएंसी आपको दी गई है 25%. आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड.
अब देखिए भाई कि ऐसे अगर आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एफिशिएंसी दी जा रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि हमेशा जो फोटॉन्स हैं वो निकलते हैं लाइट से, ठीक है, और जितनी परसेंट लाइट बनेगी उतने ही परसेंट वहां से फोटोन बाहर आएंगे। अब जो टोटल जो पावर है वो तो आपको दी गई है 200 वॉट, लेकिन आपसे बोला गया है कि एज्यूमिंग इट टू बी 25% एफिशिएंट कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट, और लाइट से ही केवल फोटोन बाहर निकलते हैं बस, ठीक है ना। तो क्या होता है कि 200 वोल्ट में से केवल 25% मतलब 50 वॉट की ही लाइट बनेगी बस, और जितनी लाइट बनेगी उतने ही वहां से फोटॉन्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये है कि यहाँ पर जो पावर आएगी पी डैश ये हो जाएगा 200 वॉट का 25%, तो इतनी पावर की यहाँ पर लाइट बनेगी, ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ पर 50 वॉट। तो 200 में से केवल 50 वोट की ही यहाँ पर लाइट बनेगी बस। जब 50 वोट की लाइट बन रही है इसका मतलब यह है कि अब इस 50 वोट से ही केवल फोटोन बाहर निकलेंगे। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तो फॉर्मूला आएगा ऐसा कि नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻24 पी डैश इंटू लैम्डा। तो इसको आप सोल्व कर लें बस, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻24 इंटू पी डैश हो जाएगा 50 इंटू लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ है 0.6 माइक्रोमीटर -6, ऐसा। इसको सोल्व कर लो। 1.5 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको जितनी पावर दी जाए ये सारी सारी अगर इस कन्वर्ट हो रही है लाइट के अंदर तो इस पूरे से ही यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको एफिशिएंसी दी जाती है तो फिर आपको उसको उस तरह से ही सोल्व करना पड़ेगा बस, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई क्या सभी को? आ गई? सब कर लेंगे क्वेश्चन? अरे कर लेंगे ना भाई, है ना। तो ये हुआ कुछ क्वेश्चन अपने पास। तो ये तो यहाँ पे इसका जो बेसिक बेसिक पार्ट था वो अपना पूरा हुआ, है ना। अब इसके बाद में आता है लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या बताया था, उसको अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। भाई शुरुआत में क्या था कि ऐसा बोला गया था कि भाई जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर कोई अल्ट्रावायलेट लाइट गिराई जाए तो वहां से कोई नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा। बाद में उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आया। फिर जैसे उसको किसी एक क्लोज सर्किट के अंदर लेकर आए, ग्लास ट्यूब के अंदर लेकर, तो वहां पर उसके अंदर करंट का फ्लो भी स्टार्ट हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो ऑब्जर्वेशन था वो किया था लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। और उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से यहाँ पर करंट का वेरिएशन होगा। अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा, सब कुछ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी या पोटेंशियल जो बैटरी का हम लगाते हैं उन सभी के साथ जो वेरिएशन होगा करंट के अंदर, उसी को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए अब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई अरेंजमेंट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया गया था उस अरेंजमेंट में एक तो ली थी यहाँ पर ग्लास ट्यूब। तो ये आ गए ग्लास की ट्यूब, ये रहा। और फिर इसके अंदर लगाए गए थे यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर एक लगाया इलेक्ट्रोड, एक आ गया इलेक्ट्रोड यहाँ पर इस तरह से। एक को तो हम बोल देंगे कैथोड, एक को बोल देंगे अपन एनोड, या एक को हम बोल देंगे इमिटर, एक को बोल देंगे अपन कलेक्टर, ऐसा। फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर लगा के या मिली एमीटर लगा दिया यहाँ पर अपन ने करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए। और फिर इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर लगा देंगे बैटरी, ये रहा ऐसे। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा ये वेरिएबल होगा, मतलब पोटेंशियल को हम 0 वोल्ट से लेके सर्टेन वोल्ट तक वेरी कर सकते हैं। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए इसके पैरेलल में यहाँ पर हम लगा देंगे एक वोल्ट मीटर को, ये रहा ऐसा। फिर इस ग्लास की ट्यूब के अंदर फोटॉन्स आ सके इसलिए हमने यहाँ पर ये स्मॉल पासेज लगा दिया है, इसको बोलते हैं कॉर्क। तो यहाँ पर ये अपने एक कॉर्क भी लगा दिया है। और फिर यहाँ पर हम लगाते हैं एक लाइट सोर्स।
तो यहां पर आ जाएगा ये लाइट सोर्स। ये जो यहाँ पर ये ट्यूब है, ग्लास के ट्यूब, इसके अंदर प्रेशर बहुत ही कम होता है, नियरली वैक्यूम ही यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, या 10 के पावर -5 मिलीमीटर ऑफ Hg इतना प्रेशर इसके अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली जो इलेक्ट्रोड है इसको तो हम बोल देंगे कैथोड, या इसको हम इमिटर भी कहते हैं, और इसको हम नाम देते हैं एनोड। ये रहा। अब देखना कि जैसे ही अपन ने लाइट सोर्स को ऑन किया, तो लाइट सोर्स ऑन करते ही यहां से फोटॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां देखना भाई कि ये अपन ने लाइट सोर्स को ऑन किया, तो ये यहां से फोटॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। अब जैसे ही ये फोटोन बाहर निकलेंगे और इस कैथोड कैथोड जो कि फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस से मिलकर बना हुआ है, तो जैसे ही ये फोटोन गिरेंगे सरफेस के ऊपर, तो फोटोन के गिरते ही इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, तो ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो कैथोड पर फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गए। अब बताइए इन सभी इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी सेम होगी, अलग अलग होगी? सेम है क्या? ये अलग अलग है? देखो चेक करते हैं एक बार, है ना। तो अपने पास में ये आ गया कैथोड। भाई क्या होता है, कैथोड को हम चाहे कितना ही थिन ले लें, लेकिन उसकी साइज इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में काफी ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रोड है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया यहाँ पर। अब क्या होता है कि इस कैथोड के अंदर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये रहे इतने सारे। अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ये एक लाइट सोर्स लिया, तो लाइट सोर्स से जैसे अपन इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से फोटॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस लाइट सोर्स से ये फोटोन बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। मान लो कि अभी इस लाइट सोर्स से निकलने वाले फोटोन की जो एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, एनर्जी ऑफ फोटोन आ रहा है यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है यहाँ पर? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। फिर ये जो मेटल है, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। हो जाएगा ऐसा। तो इस वाले मेटल का वर्क फंक्शन फाई ये आपको दिया गया है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ठीक है, अब अगर मुझे यहां पर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो हमें इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का फोटोन चाहिए। ये फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाहर निकाल देगा। ठीक है ना। अब देखना कि जैसे ही ये फोटोन इस सरफेस पर गिरेंगे, तो मान लो कि ये फोटोन आया और यहाँ पर आके इस इलेक्ट्रॉन पर जाकर इंसिडेंट हो गया। मैंने आपसे कहा था कि जब भी फोटोन इस सरफेस पर इंसिडेंट होगा, तो सरफेस के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी 100% एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। कर देगा ऐसा। तो मतलब ये है कि ये फोटोन अपनी 100% एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। अब फोटोन के पास में एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन के पास में जो एनर्जी है वो कितनी हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। अब ये इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बाहर आना चाहेगा, लेकिन बाहर आने के लिए इसे कुछ ना कुछ एनर्जी यहां पर से रिलीज करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन कितना आ रहा है यहाँ पर? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये सरफेस से बाहर आने में ही खर्च कर देगा। तो ये बाकी बची हुई एनर्जी होगी, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 - 5 = 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। मतलब ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बाहर निकलेगा निकलेगा और ये वाली एनर्जी अब इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ अगर ये फोटोन जस्ट सरफेस पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर आकर इंसिडेंट होता है, तो वो वाला केस है ये तो। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये जो फोटोन है, ये फोटोन इस सरफेस पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर ना गिर के अगर सरफेस के अंदर पहुंच जाए, जैसे कि यहां पर ये फोटोन आया और ये फोटोन यहां से होता हुआ, यहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर ये रहा ऐसा। ठीक है, तो अगर ये वाला फोटोन इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर जाकर इंसिडेंट हुआ, ऐसा हो सकता है, इसके अंदर होता ही है ना। तो क्या होता है कि ये फोटोन अब इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाकर अपनी 100% एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब ये इलेक्ट्रॉन भी चाहता है कि सरफेस से बाहर आ जाए, तो सरफेस से बाहर आने के लिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, तो आगे मूव करेगा तो बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के साथ में कोलिजन करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन आगे आ रहा है तो बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया, इससे कोलिजन हो गया इसका। जब कोलिजन होगा तो उसकी एनर्जी में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉस आएगा। आएगा तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे बढ़ेगा, इसने एक कोलिजन किया, कोलिजन में इसकी एनर्जी में लॉस हो गया। मान लो अभी इस केस में एक कोलिजन होने पर एनर्जी में लॉस हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। तो यहां पर इसकी एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 में से एक कोलिजन तो यहां पर हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहां पर खत्म हो गई, कितनी बची, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आगे बढ़ेगा, आगे यहाँ पर एक कोलिजन हो गया, कितनी रह गई इसकी एनर्जी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गई, रह गई ऐसा। अब ये इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से सरफेस तक पहुंच गया, पहुंच गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आना चाहेगा, तो अभी तो इसको वर्क फंक्शन भी तो माइनस करना है ना भाई, ठीक है ना, सरफेस से बाहर निकालने के लिए। तो 8 में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये बाहर आने में ही खर्च कर देगा वर्क फंक्शन की फॉर्म में। तो बाकी बची हुई जो एनर्जी है, जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा, आएगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, कितने है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये जस्ट सरफेस से ही बाहर आ रहा है इसलिए। अगर फोटोन अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर जाकर इंसिडेंट होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ये जब बाहर आएंगे तो बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन या आयन के साथ में कॉलिजन करेंगे, और कॉलिजन होने पर उसकी एनर्जी में लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन सरफेस तक पहुंचता है तो उसकी एनर्जी पहले से कम हो चुकी होती है, और जब सरफेस से बाहर आएगा तो अगेन वर्क फंक्शन यहाँ पर माइनस होगा, तो मतलब बाहर आते ही उसकी एनर्जी पहले से अब कम हो गई। अब अगर मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आने से पहले ही 6 कोलिजन कर दें इस केस में, ठीक है ना, तो 6 कोलिजन कर देगा, तो 6 कोलिजन में जो टोटल एनर्जी का लॉस होगा कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन जब सरफेस तक पहुंचा तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना वर्क फंक्शन है यहाँ पर, 5, क्या 12 पाएगा क्या वो, नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ने अंदर ही 5 कोलिजन कर दिए, तो 5 कोलिजन में एनर्जी का लॉस कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सरफेस तक आते हैं कितनी, 5, वर्क फंक्शन में खत्म कितनी हो गई, 5, तो बाहर आते कितने हो गए एनर्जी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ऐसा। मतलब क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी तो होगी, लेकिन सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। पता ही है अब क्या इन सभी की एनर्जी सेम है क्या, नहीं है, सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से ही बाहर आ रहा है तो उसकी एनर्जी होगी मैक्सिमम। अगर इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता हुआ बाहर आ रहा है तो उसकी एनर्जी में लॉस आएगा, आएगा। अब बताइए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करी, और अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा, ये क्या एक मस्ट कंडीशन है क्या, नहीं है, है ना। इलेक्ट्रॉन बाहर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता हुआ आ रहा है तो वो पॉसिबल है, आ सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है ना, डिपेंड करता है कितने कोलिजन कर रहा है। इसलिए क्या होता है कि ये एक मस्ट कंडीशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए ही सही, वो आ सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो ये है कि इन सभी की एनर्जी अलग अलग है। अब इसके आगे तो कल पढ़ेंगे फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज के अंदर 1 और 2 के अंदर, वो सब आप कर लेना, निशान लगवाऊं, कल लगवाएंगे, चलो, है ना, ठीक है बेटा।